आईवीएफ भी करवाया, अच्छे एम्ब्रियो भी बन गए, अच्छी लाइनिंग भी थी, सारी मेडिसिन्स भी ठीक से ली, प्रॉपर रेस्ट भी लिया, कोई रिस्क भी नहीं हुआ, कोई ब्लीडिंग भी नहीं हुई, उसके बाद भी रिजल्ट नेगेटिव। फिर से आईवीएफ करवाया, अच्छे क्वालिटी के एम्ब्रियोज थे, अच्छी लाइनिंग बनी थी, सारी मेडिसिन ठीक से ली, उसके बाद फिर से प्रेगनेंसी फेलियर। तो ऐसा पेशेंट हमारे पास आता है कि मैडम हमारा आईवीएफ फेलियर बार-बार क्यों हो रहा है? इसको हम डिफाइन करते हैं रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर। मतलब यहाँ पर आपका एम्ब्रियो भी अच्छा बना है, आपके यूट्रस की लाइनिंग भी अच्छी है, लेकिन एम्ब्रियो यूट्रस की लाइनिंग में इम्प्लांट होने से फेल हो गया। तो इसके बहुत सारे मल्टी फैक्टोरियल रीजंस हैं। 60% पेशेंट तो नॉर्मली अच्छे एम्ब्रियो हैं, अच्छी एंडोमेट्रियम है, तो कंसीव कर जाता है, बट जो रेस्ट जो कंसीव नहीं करते हैं, वो उनके लिए कंसर्न है। ऐसा नहीं कि ये पेशेंट हताश हो जाए और घर बैठ जाए। अगर हम इनको फिर से जब इनके रिकरेंट फेलियर हुए हैं, तो हम इनके सारे और भी पैरामीटर्स को अच्छे से स्क्रूटनाइज करके, लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके, फिर से अगर उनके अच्छे एम्ब्रियो बनते हैं और अच्छी लाइनिंग बनती है, तो ये कंसीव कर सकते हैं। रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट यूट्रस का शेप। तो यूट्रस का शेप, जैसे कि किसी को कॉन्जेनाइटली यूट्रस का शेप डिस्टॉर्टेड होता है, जैसे कि उसका यूट्रस आधा है, आधा पार्ट बना ही नहीं है, उसको हम बोलते हैं यूनिकॉर्नुएट यूट्रस। कई बार यूट्रस 2 भाग में विभाजित तो हुआ, लेकिन यूनिफाई ठीक से नहीं हुआ, तो उसका कुछ पार्ट इनकम्प्लीटली अटैच्ड है, इसको हम बोलते हैं बाइकॉर्नेट यूट्रस। किसी का यूट्रस में अपर कैविटी बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन लोअर पार्ट बिल्कुल टी शेप का है, तो इस पेशेंट में भी ये टी शेप यूट्रस का भी प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं होता। तो ऐसे और भी यूट्राइन डिफेक्ट्स हैं, जहाँ पे जो स्पेस जिसमें बच्चे को रहना चाहिए, उतनी स्पेस नहीं होने की वजह से इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। फिर एक्वायर्ड फैक्टर्स में हम देखें, तो किसी के मल्टीपल अबॉर्शंस हैं, जिसके बार-बार डीएनसी हुए हैं, या उस पेशेंट का कुछ इन्फेक्शन की वजह से उसका एंडोमेट्रियम लाइनिंग आपस में चिपक गया है, उसको हम एशरमैन सिंड्रोम भी बोलते हैं। या किसी का कुछ यूट्राइन सर्जरी हुई है, फाइब्रॉइड की सर्जरी, कुछ पॉलिप्स की सर्जरी, या ऑलरेडी कुछ पॉलिप्स हैं, या कुछ सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड्स हैं, तो ये सब भी इम्प्लांटेशन फेलियर करते हैं। तो इसको हम पहले से स्क्रीन करके चलना है, और इनको हमें बिफोर एम्ब्रियो ट्रांसफर इनको हमें करेक्ट रेक्टिफाई करके चलना है। अब यूट्रस अनोमली को हम हटा दें। कई बार यूट्रस से जो ट्यूब अटैच होती है, उसमें कुछ इन्फेक्शन की वजह से उसमें पानी या कुछ इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड भर जाता है, इसको हम हाइड्रोसाल्फिंग्स कहते हैं। तो हमें बिफोर आईवीएफ उन्हें भी हमें करेक्ट करना है, या तो हमें उसको डिटैच करना है, डीलिंग करना है यूट्रस से, जिससे कि उसका जो इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड यूट्रस में ना आ पाए और प्रेगनेंसी इम्प्लांटेशन फेलियर ना हो। अब हम आते हैं एम्ब्रियो फैक्टर पर। अगर हम देखें कि एक ही कपल के 4 बच्चे हैं, पर माँ-बाप के चारों बच्चे अलग हैं, इसका मतलब है कि हर अंडा और हर स्पर्म भी अलग है। ऐसे ही जब हम लोग आईवीएफ करते हैं, तो हर एम्ब्रियो का अलग एक पैटर्न ऑफ डिवीजन होता है। कुछ एम्ब्रियो अच्छा फुल ब्लोन ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन कुछ अरेस्ट हो जाते हैं, कुछ ग्रो ही नहीं करते हैं। तो पहले तो कुछ टेस्ट वगैरह होते नहीं थे, बट आज के दौर में पीजीटी करके टेस्ट होता है, जिससे हम जान सकते हैं कि कौन सा एम्ब्रियो क्रोमोसोमली नॉर्मल है और कौन सा एम्ब्रियो क्रोमोसोमली एबनॉर्मल है। क्योंकि जो एबनॉर्मल एम्ब्रियोज होते हैं, कुछ तो अरेस्ट हो जाते हैं, बट कुछ एम्ब्रियोज एक नॉर्मल एम्ब्रियो की तरह ग्रो करते हैं, जो हमें समझ नहीं आता कि ये एम्ब्रियो नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। लेकिन जब हम पीजीटी टेस्ट लगाते हैं, तो उससे हमें क्लियर हो जाता है कि हाँ, ये एम्ब्रियो यूप्लॉइड है, मतलब ये जेनेटिकली नॉर्मल है, और इसको ट्रांसफर करने से प्रेगनेंसी आने के चांसेस बहुत हाई है। और ये एन्यूप्लॉइड है, या तो ये इम्प्लांट नहीं होगा, और अगर इम्प्लांट हुआ तो अबॉर्शन का या एबनॉर्मल बेबी होने के चांसेस हैं। तो पीजीटी के थ्रू हम लोग ये जान सकते हैं। ये हो गया एम्ब्रियो फैक्टर। फिर हम आते हैं मैटरनल फैक्टर्स। अगर मदर को कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, या कुछ इनहेरिटेड थ्रोम्बोफिलियाज हैं, तो ऐसे मदर्स को भी प्रेगनेंसी आने में दिक्कत हो सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है लाइफस्टाइल का। यहाँ पर लाइफस्टाइल सिर्फ फीमेल का नहीं, बल्कि मेल का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि स्लीप साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, अल्कोहल कंजम्पशन अगर है तो उसको डेफिनेटली अवॉइड कर दें। अगर स्मोकिंग बहुत है तो उसको भी अवॉइड करें, टोबैको भी अवॉइड करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें कुछ ऐसे इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस रिलीज करते हैं जो इम्प्लांटेशन को डिक्रीज करता है, और ऐसे में रिकरेंट अबॉर्शन होने का चांसेस बहुत हाई होता है। तो लाइफस्टाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसको हमें मॉडिफाई करना है। एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ओबेसिटी। अगर आपका ऑप्टिमम वेट से ज़्यादा है या ऑप्टिमम वेट से कम है, तो भी आपको रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर हो सकता है। आपको अपना वेट कंट्रोल करना है, नॉट ओनली विद डाइट, बल्कि नियमित एक्सरसाइज भी करके उसे कंट्रोल में लेकर आना है। धन्यवाद।